इसके बाद अगले दिन फिर निशा सुबह 3 बजे उठती है और चुपचाप से उस मंदिर की ओर बढ़ती है। निशा का मन धुकुर धुकुर तो कर रहा होता है, लेकिन पूजा भी करनी थी। अब यहाँ पर रस्म का भी सवाल था। अब निशा चुपचाप से जैसे ही पूजा कर रही होती है तो उसे एक पीछे से औरत की आवाज सुनाई देती है और वो औरत उसे हंसकर पता है क्या बोलती है कि ये सब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, हम तुमको यहाँ से लेके ही जाएंगे, तो ये सब पूजा पाठ छोड़ो और चलो मेरे साथ। अब यहाँ पर निशा जैसे ही घूम के देखती है कि ये कौन बोल रहा है, निशा को वही औरत दिखाई देती है। अब यहाँ पर निशा की सिट्टी पिट्टी गुम। अब निशा यहाँ पर फिर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद निशा के बेहोश होते ही सारे घर वाले दौड़ के आते हैं और निशा को उठा के उसके कमरे में ले जाते हैं। अब इसके बाद निशा को होश में लाया जाता है। निशा जैसे ही होश में आती है, एक तो वो बहुत ज्यादा डरी और सहमी थी और साथ ही साथ होश में आते ही वो रोना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद निशा के जो हस्बैंड थे उसे प्यार से समझाते हैं। उसके बाद निशा से पूछते हैं कि क्या हुआ है, कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई तुम्हें परेशानी है तो मेरे को बताओ, क्योंकि तुम काफी दिनों से परेशान लग रही हो, लेकिन अब तुमको बताना होगा कि आखिर माजरा क्या है। अब निशा यहाँ पर अपने मन में ये बात नहीं रख सकती थी। अब यहाँ पर निशा के सहन शक्ति का लिमिट जो था वो समाप्त हो चुका था। अब यहाँ पर निशा सारी बातें अपने पति को बता देती है, पर यहाँ पर लकीली निशा के पति उससे गुस्सा करने के बजाय उसको डांटते भी है कि तुम हमको ये बात क्यों नहीं पहले बताई, क्योंकि निशा के पति ये सब चीजों में भी भरोसा करते थे। इसलिए निशा को बोले कि अरे पागल, ये सब जब चीजें हो रही थी तो तुम हमको ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई। अब यहाँ पर निशा के पति सबसे पहले अपनी माँ को जाकर के सारी बात बताते हैं। फिर निशा की सास और पति मिल करके उसे मंदिर ले जाते हैं। जब निशा मंदिर में जाती है तो पता है क्या पता चलता है, वहां पर पंडित जी को ज्यादा तो नॉलेज नहीं थी। ऑब्वियसली यार, मुंबई या बैंगलोर जैसे शहरों में आपको कहाँ से ही तांत्रिक और ओझा मिलेंगे। तो पंडित जी बस इतना बोलते हैं कि ये जो बुरी शक्ति इसके पीछे पड़ी है ना, ये आसानी से नहीं जाने वाली है, क्योंकि निशा उसको खुद से इनवाइट की है, बुलाई है। इसीलिए उन्होंने एक टेम्पररी ताबीज निशा को बांधा एंड बोला कि जितना जल्दी हो सके ना ये शहर को चेंज कर दो। उसके बाद अगली सुबह फटाफट से सामान पैक करके निशा एंड उसके पति दूसरे शहर की ओर निकल पड़ते हैं। अब दूसरे शहर में आकर ना निशा थोड़ी सी राहत की सांस ले रही थी कि अब उसे वो औरत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एनर्जीज की भी ना एक लिमिट होती है। अब वो पूरा इंडिया थोड़ी घूमेगी, उसको वहां हाईवे पर भी मिली, मायके में भी मिली, ससुराल में भी मिली। अब ये चौथी जगह तो 110% नहीं मिलने वाली है। एंड इसी बीच अभी तो वो लोग दूसरे शहर में अपना घर बसा ही रहे होते हैं और समय करीबन 1-2 महीने बीत जाते हैं। तो निशा भी अब थोड़ा सा चिल कर रही होती है कि अब दिक्कत नहीं होगी। एंड इसी बीच उन्हें सबसे बड़ी खुशखबरी मिलती है दैट निशा वाज प्रेग्नेंट। इस बीच ना सारे लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। निशा के पति निशा का ख्याल अब और ज्यादा रखने लगते हैं। एक दिन क्या होता है ना कि निशा की उसकी ऑफिस से ऑफ रहती है एंड वो अपने रूम में दोपहर के टाइम पर लेटी हुई रहती है। लेटे लेटे निशा की आंख लग जाती है और निशा गहरी नींद में चली जाती है। उस दिन निशा के साथ कुछ ऐसा होता है ना जिसको सुनकर के आप सभी लोगों का दिल दहल जाएगा। निशा हमें बताती है ना कि सपने में वो क्या देखती है कि वही प्रेग्नेंट लेडी निशा के साथ एक अकेले अंधेरे कमरे में बैठी हुई है और वो कुछ तंत्र मंत्र कर रही है। एंड तंत्र मंत्र करके वो निशा के मुंह में कुछ डालती है एंड जिसे खाते ही निशा बेहोश हो जाती है। फिर निशा हमें बताती है कि सपने में वो आगे क्या देखती है। जब निशा बेहोश हो जाती है तो वो प्रेग्नेंट लेडी निशा के टमी एरिया पर आकर के बैठ जाती है और उसके हाथ में एक औजार रहता है और उस औजार से वो निशा के पेट के साथ कुछ ऐसा कर रही होती है ना, अब समझ लो, मतलब वो इतनी बुरी चीज रहती है कि शायद मेरे से बोला भी नहीं जाए। एंड उसके बाद निशा इतना जोर जोर से रोने लगती है, इतने जोर जोर से रोने लगती है ना कि उसकी चीख की आवाज सुन करके उसके पति आते हैं दौड़ करके एंड वो देखते हैं कि निशा फर्श पर पड़ी हुई है एंड वो छटपटा रही है और जोर जोर से रो रही है। वो जल्दी से पानी लाकर निशा के चेहरे पर छिड़कते हैं एंड निशा को होश में लाते हैं। निशा जब होश में आती है तो वो अपने पति को इन सारे सपने के बारे में बताती है। जब निशा के पति पूछते हैं कि तुम जमीन पर कैसे पड़ी, तुम तो बेड पर सो रही थी, तो निशा बोलती है
है मेरे को नहीं पता। उसके बाद निशा को फिर से बहुत तेज फीवर आ जाता है। फटाफट डॉक्टर को बुलाया जाता है एंड डॉक्टर आकर के पता है क्या बोलती है कि निशा का मिसकैरेज हो गया होता है। मतलब जो खुशी अभी निशा अच्छे से मना भी नहीं सकी ना, उस खुशी को पता नहीं किसकी नजर लग गई होती है। इस दौरान निशा पूरे तरीके से डिप्रेशन में चली गई होती है। अब निशा को ना खाने का सुध रहता है, ना उठने का, ना बैठने का। निशा के लाइफ का वो सबसे गंदा फेज रहता है। अभी निशा इस सदमे से तो उभरती ही नहीं है कि इन्हीं सब चीजों के दौरान उधर खबर आती है कि निशा के पापा की भी डेथ हो जाती है कैंसर के कारण। एक तो निशा ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, लोग ना उसे उसके पापा के पास भी नहीं जाने देते हैं, क्योंकि अगर निशा अपने पापा को उस हालत में देखती ना तो शायद उसे संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। भगवान ऐसा दिन ना किसी बेटी को नहीं दिखाए कि वो अपने पापा की आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख सके। निशा की जिंदगी का वो इतना काला समय था ना कि उस समय से उभरने के लिए निशा की सास और निशा की माँ दोनों उसके घर आते हैं निशा को संभालने के लिए। इसके बाद सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। शहर बदलने के बाद भी वो प्रेग्नेंट लेडी, पता नहीं वो कौन थी, कोई साया था या क्या ही था, निशा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। और जब से निशा ने उस प्रेग्नेंट लेडी को देखा था ना, निशा के लाइफ में बुरी बुरी घटनाएं होते जा रही थी और वो बुरी घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। निशा और उसका परिवार इन सब चीजों से भागते भागते पूरी तरह से थक चुके थे। इसी बीच में निशा के पति को उनके फ्रेंड का फोन आता है और उनके फ्रेंड ने बहुत ही जानी मानी तांत्रिक बाबा का एक एड्रेस बताया और बोला कि देख भाई, तो इनके पास जाके कंसल्ट कर, शायद तुम्हारी बीवी को कुछ हेल्प मिल सके। अब निशा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था और निशा इन सब चीजों से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। इसके बाद निशा और निशा के परिवार वाले डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और उनसे इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। इसके बाद तांत्रिक बाबा के पास जैसे ही निशा जाती है तो निशा ने हमें बताया कि पहली बात तो तांत्रिक बाबा का जो अटायर था और जो फेस था वो देख के ही निशा का कलेजा धुकुर धुकुर करने लगा। इसके बाद निशा के पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी सारी समस्याओं को बाबा को बताए। इसके बाद बाबा ने बिना निशा से सवाल पूछे वहाँ पर मंत्र बोलना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही वो बाबा मंत्र बोलना स्टार्ट किए ना, अब वहाँ पर ना उन्हें किसी औरत की हंसने की आवाज आई। सब 2 मिनट के लिए तो डर गए कि उस रूम में हंस कौन रहा है, क्योंकि वहाँ पर निशा के साथ साथ उनकी सास, उनके पति और निशा की मम्मी भी मौजूद थी। तांत्रिक बाबा तो अपनी आंखों को बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और वो औरत की जो हंसने की आवाज थी ना, वो पूरे रूम में गूंजे जा रही थी और हंसते हंसते अचानक से उस औरत की आवाज रोने लग जा रही थी। कभी जोर जोर से हंस रही थी, कभी जोर जोर से रो रही थी। अब यहाँ पर सबकी हालत टाइट हो गई थी। इसके बाद तांत्रिक बाबा गुस्से से चिल्लाकर उस औरत से पूछते हैं कि ये हंसना बंद कर और पहले तू ये बता कि तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है और तेरा मकसद क्या है। तब पता है दूसरे साइड से वो औरत क्या बोलती है। वो औरत बोलती है ना कि हम इसके पीछे नहीं पड़े हैं, यही मेरे को अपने साथ लाई है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि तू कहना क्या चाह रही है। तो फिर वो बोलती है कि ये हमको हाईवे पे मिली थी और वहीं से ये मेरे को अपने साथ लाई है। हम इसको देखें, इसका बाल बहुत बड़ा बड़ा था और इसके शरीर से ताजी ताजी हल्दी की खुशबू आ रही थी और वही खुशबू ना हमको इतना आकर्षित की हमको इसके साथ रहने का मन करने लगा। हल्दी तो वही लगाती है ना जिसकी नई नई शादी होती है और मेरी शादी तो इतने खराब इंसान के साथ हुई थी। मेरा पति केवल दारू पीता था और हम यहाँ पर पेट से थे, फिर भी मेरा पति को कोई मतलब नहीं था कि हमको खाना मिला या मेरे बच्चा को खाना मिला। वो तो बस अपना दारू पी के पड़े रहता था। हम उससे इतना खाना मांगते थे पर वो हमको खाना नहीं देता था। उसी हाईवे पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहां पर हम काम करते थे और एक रात हम खाना लेने के लिए जा रहे थे तो वहां पर 4-5 दुष्ट लड़कों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। हम उन लोगों से बोलते रह गए कि हम प्रेग्नेंट हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर भी उन लोगों को दया नहीं आई। मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे तो बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उन दुष्टों ने मेरे बच्चे को भी मेरे शरीर से निकाल करके बाहर फेंक दिया था।
इसके बाद वहां पर खड़े जितने भी लोग थे ना, उनकी आंखें नम हो चुकी थी। लेकिन भाई साहब, यहाँ नम आंखों से काम नहीं चलता। सबसे पहले तो बात ये थी कि निशा के पीछे से उस औरत को हटाओ। ये तो पता चल चुका था कि वो औरत एक चुड़ैल है और वो निशा के पीछे उसकी हल्दी की सुगंध के कारण पड़ी थी। इसीलिए कहा जाता है कि नई दुल्हनों को ना कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर तांत्रिक बाबा ने पूछा, तो तू इसके पीछे क्यों पड़ी है? इसने तेरा बिगाड़ा क्या है? तो वहां पर वो औरत पता है क्या जवाब देती है कि इसका शादी होने वाला था और हम सोचे कि हम इसके शरीर में रह के ना वो सारा खुशी का अनुभव करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, क्योंकि मरने से पहले भी ना हमको एकदम अच्छा चीज खाने के लिए नहीं मिला। उसके बाद तांत्रिक बाबा उस समय की प्रक्रिया शुरू करते हैं एंड पूजा पाठ करने के बाद पता है वो क्या बताते हैं कि ये जो आत्मा है ना काफी ज्यादा ताकतवर है और ये निशा के शरीर को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि इसने तो निशा के बच्चे की जान लेकर के अपने पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वो जो सपने में निशा जो भी कुछ देख रही थी ना, वो एक्चुअली रियलिटी थी जो कि निशा को अपनी नींद में दिख रही थी। उसके बाद तांत्रिक बाबा बताते हैं कि आप लोग रात 9 बजे मेरे बताए हुए एक मंदिर में आओ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम लोग उसी मंदिर में संपन्न करेंगे। अब यहाँ पर तांत्रिक बाबा निशा को बोलते हैं कि बेटा, तेरे को बहुत बड़ा तप करना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक महालक्ष्मी जी के मंदिर जाना होगा, वो भी रात के 9 साढ़े 9 बजे, वो भी बिना किसी परिवार के सदस्य के साथ। अब यहाँ पर निशा का कलेजा धुकुर धुकुर तो हो ही रहा था, क्योंकि निशा के मन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर पैदा हो चुका था, लेकिन निशा को इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना था। और जो महालक्ष्मी जी का मंदिर था वो छोटे से गुफा में था और जिसके अंदर निशा को महालक्ष्मी जी की परिक्रमा करनी थी 72 बार, यानी कि 72 बार। निशा ने तो जैसे तैसे करके गुफा के अंदर प्रवेश किया और निशा ने जैसे ही परिक्रमा स्टार्ट की, अब उसके साथ यहाँ पर छल होने लगा। अब देखो निशा के साथ क्या क्या होने लगा। जैसे निशा अपने हाथ जोड़ के वो मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट कर दी, अब यहाँ पर निशा को सबसे पहले वो प्रेग्नेंट औरत दिखाई देने लगी और वो प्रेग्नेंट औरत उसको देख के हंस रही थी। अब निशा ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, फिर भी उसने परिक्रमा नहीं छोड़ा। वो आंख बंद करके जय महालक्ष्मी करके बोले जा रही थी और उस मंदिर की परिक्रमा लिए जा रही थी। इसके बाद निशा को क्या फील होता है ना कि पीछे से कोई उसका पल्लू खींच रहा है। वो मुड़ के देखती है तो निशा देखती है कि छोटा सा बच्चा है जो कि निशा का पल्लू खींच रहा है और बोल रहा है कि मम्मी चलो ना, मेरे को अपने साथ ले चलो। इसके बाद निशा देखती है कि कभी उसके पति दिखाई दे रहे हैं, कभी एक काली बिल्ली दिखाई दे रही है जो उसका रास्ता क्रॉस कर रही है, लेकिन फिर भी निशा परिक्रमा किए जा रही है। अब यहाँ पर निशा की हालत खराब होने लगी। निशा ने बताया कि अब उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रहा था। अब उसे डर के मारे चला भी नहीं जा रहा था। अब वो जैसे ही फेंट होके गिरने वाली होती है, उसको फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही निशा को फील होता है ना कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा, उसका कलेजा बहुत तेज धुकुर धुकुर करने लगता है कि भाई साहब ये कौन है। और फिर निशा देखती है कि आखिर किसने उसका हाथ पकड़ा। वहां पर निशा बताती है ना कि वहां पर एक औरत रहती है, लेकिन ये औरत वो प्रेग्नेंट लेडी नहीं रहती है। ये निशा का वहम था, सच्चाई थी या कोई छल था, निशा को अभी भी नहीं पता। लेकिन वो औरत इतनी सुंदर थी ना कि उसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। उनके चेहरे से इतना तेज निकल रहा था ना, इतना तेज निकल रहा था, लग रहा था वो कोई इंसान नहीं कोई देवी हो। और उन्हें देखते ही निशा डर गई, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत खराब इंसान को देखते हो ना तब डर जाते हो, या काफी ज्यादा सुंदर को देखते हो तब डर जाते हो। यहाँ निशा के साथ वही होता, उसे इतनी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती है और वो डर के मारे चक्कर खा के गिर जाती है। जब निशा होश में आती है ना तो वो अपने आप को मंदिर के बाहर लेटा हुआ पाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो सबसे पहले पूछती है कि अंदर कौन था। तो सबने बोला नहीं कोई नहीं था। तो निशा ने बताया अरे नहीं ये लोग थे अंदर, मैंने सबको देखा है। तब वहां पर तांत्रिक बाबा ने बताया कि बेटा अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम लोग तुमको बाहर से बैठ करके देख रहे थे, अंदर ऐसा कुछ नहीं था, तुम अकेले थी जो कि परिक्रमा कर रही थी। अंदर जो भी तुम्हारे साथ हो रहा था वो सब एक छलावा था। अब तुम खतरे से बाहर हो और महालक्ष्मी ने तुम्हारी सहायता कर दी और उस बुरी आत्मा को तुम्हारे सर से हटा दिया है। तब निशा को समझ में आता है
कि लास्ट में जिस औरत ने निशा का हाथ पकड़ा था और उसे गिरने से बचाया था ना, वो कोई और नहीं शायद से महालक्ष्मी जी होंगी, जो कि निशा की मदद के लिए आई थी। निशा पहले ना भूत पिशाच में भरोसा नहीं रखती थी, पर निशा ने बताया कि इस घटना के बाद उसे इन सब चीजों में स्ट्रांगली बिलीव है। और निशा ये भी बताती है कि अगर इस दुनिया में शैतान है तो भगवान भी है, भगवान आपकी रक्षा के लिए हमेशा आएंगे। निशा ने एक और चीज बताया कि अभी तक निशा के घर में दोबारा खुशखबरी नहीं आई है, तो हम तो भगवान से यही प्रे करते हैं कि निशा के घर में जल्द से जल्द एक खुशखबरी आ जाए एंड निशा की फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आज की स्टोरी यही थी। वी होप कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, आपका कलेजा भी धुकुर धुकुर किया होगा, और अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।